वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 72 है। ये प्रैक्टिस करेंगे इस पे हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। यूपीपीएससी 2023 के लिए सीरीज चल रही है। देखिए, कल 71 नंबर का जो टेस्ट था उसमें हमने कवर किया था हिस्ट्री में ही कोई जनजातीय आंदोलन और जो है संवैधानिक विकास शुरू हुआ था उसमें। और स्टार्टिंग हुई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा। फिर हमने चार्टर एक्ट देखे, 4 चार्टर हुए थे। एक एक चार्टर के बीच में जो है 20-20 वर्ष का गैप था। 1793 का चार्टर, 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर और 1853 का चार्टर। उसके बाद जो है 1858 का अधिनियम आएगा। ठीक है, 1861 का अधिनियम आएगा, 1892 का अधिनियम आएगा, फिर 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। ठीक है, इसी तरह से गाड़ी जो है आगे चलेगी। फिर क्रिप्स मिशन आएगा 1927 में, 1935 का अधिनियम आएगा। ठीक है, फिर बेबल योजना आएगी, अगस्त प्रस्ताव आएगा, फिर एंड में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव आएगा और अंत में जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसी तरह से हिस्ट्री जो है आगे बढ़ती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल 10 क्वेश्चन हमने देखे थे। इस टेस्ट में जो है 20 क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। टेस्ट बहुत बड़ा होने वाला, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, ये नंबर है 9560112583। और पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हो इन डेली यूट्यूब प्रैक्टिस टेस्ट की, जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1858, देखिए 1853 के चार्टर एक्ट तक हो गया था, तो थोड़ा और समय आगे बढ़ेगा तो 1858 का जो है अधिनियम आएगा। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो हैं वो सही हैं, बताइए। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट की द्वैध शासन व्यवस्था को जो है समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये दोनों आए थे कहाँ पर, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में आए थे। और गवर्नर जनरल भारत में जो है क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा और सिविल सेवा में नियुक्तियां जो हैं खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी। क्या ये चारों बातें सत्य हैं? ऐसा ही हुआ था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। बिल्कुल, ये चारों की चारों बातें सत्य हैं और डी है इसका आंसर, 1 2 3 4। तो उपर्युक्त सभी कथन जो है 1858 के भारत सरकार अधिनियम से संबंधित हैं। इस एक्ट के द्वारा या इस अधिनियम के द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट की द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के द्वारा डायरेक्टरों की सभा यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और उनके समस्त अधिकार जो है भारत सचिव को दे दिए गए। ठीक है, अब गवर्नर जनरल भारत में क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा और उसे वायसराय की उपाधि दी गई। और जो है अनुबद्ध सिविल सेवा में नियुक्तियां जो हैं खुली प्रतियोगिता के द्वारा की जाने लगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत का प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? डलहौजी, कैनिंग, कर्जन या लॉर्ड विलियम बेंटिक? देखिए, भारत का प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था लॉर्ड कैनिंग को। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। तीसरा प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 के विक्टोरिया घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा सही है इसमें। अंग्रेजी प्रदेशों का भारत में विस्तार बंद किए जाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, और सरकारी पदों पर नियुक्ति जो है योग्यता के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया। भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किए जाने का निर्णय लिया गया। क्या ये तीनों बातें थीं 1858 के विक्टोरिया घोषणा पत्र में या अधिनियम में? बिल्कुल, ये तीनों बातें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। तो उपर्युक्त सभी कथन जो है विक्टोरिया घोषणा पत्र या 1858 के अधिनियम से संबंधित है। इनके अतिरिक्त इस घोषणा पत्र के द्वारा भारत का शासन जो है कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, जिसमें रियासत के संबंध में यह घोषणा भी की गई थी कि कंपनी द्वारा भारतीय नरेशों से की गई संधियों का पूर्णतः सम्मान किया जाएगा और देसी नरेशों के अधिकार तथा सम्मान की रक्षा की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए।
1861 के भारत परिषद अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए समय और आगे बढ़ता है, ठीक है। 1858 से ले के बाद जो है 1861 का अधिनियम आता है। तो बताना कि कौन सा सही नहीं है। 4 विकल्प हैं, इसमें से एक नहीं सही है कोई। पहला है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया जिसके द्वारा बंगाल, मद्रास और बम्बई में एक एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। दूसरा है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विभागीय व्यवस्था यानी पोर्टफोलियो लागू की गई। और तीसरा है गवर्नर जनरल अपनी परिषद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम पर वीटो कर सकता था। और चौथा है कि वायसराय की कार्यकारिणी में एक पांचवा सदस्य आर्थिक मामलों पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया। यहाँ मैंने हाईलाइट किया है, ये एग्ज़ाम में हाईलाइट नहीं मिलेगा आपको, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। और ये जो हाईलाइट किया है यही गलत है। वायसराय की कार्यकारिणी में एक पांचवा सदस्य जो ऐड किया गया था वो आर्थिक मामलों पर सलाह देने के लिए नहीं था, ठीक है, बल्कि वो था किस लिए? वो था विधि वेत्ता था वो, ठीक है, मतलब कानूनी मामलों पर सलाह देने वाला था वो, ना कि वित्त मामलों पर। तो गलत है चौथा वाला। तो देखिए डी यहाँ पर गलत है क्योंकि वायसराय की कार्यकारिणी में एक पांचवा सदस्य सम्मिलित किया गया जो विधि वेत्ता था, ठीक है, विधि वेत्ता था, आर्थिक मामलों से संबंधित नहीं था। बाकी इसके अतिरिक्त जो है इस अधिनियम के जो प्रावधान है वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? देखिए इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विभागीय व्यवस्था यानी पोर्टफोलियो लागू की गई और इस प्रकार भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी कैबिनेट की नींव पड़ी। गवर्नर जनरल अपनी परिषद द्वारा पारित किसी भी अधिनियम पर वीटो कर सकता था, यानी गवर्नर जनरल को स्वविवेक से अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, ठीक है। तब का है ये अब आ रहा है, देखिए अब तक चल रहा है। राज्यपाल को भी वर्तमान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आगे 1874 से 76 में लोक निर्माण के मामले में गवर्नर जनरल की परिषद में छठे सदस्य की नियुक्ति की गई और गवर्नर जनरल को नए राज्य के निर्माण एवं वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार मिला और उसे बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने का भी अधिकार मिला। समय और आगे बढ़ेगा और आएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए 1861 में स्थापित विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य थे वे जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। ऐसे में सुधारों की मांग की जाने लगी और लॉर्ड लिटन की नीतियां 1878 का भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम तथा भारतीय शस्त्र अधिनियम में जनता में रोष पैदा कर दिया, ठीक है। और कांग्रेस ने मांग की कि विधान परिषदों का सुधार एवं विस्तार किया जाए तथा इन परिषदों में विचार के लिए बजट प्रस्तुत किया जाए। उपरोक्त में से कौन से कथन हैं जो सत्य हैं 1892 के अधिनियम के तहत, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत? देखिए तीनों ही सही हैं, ठीक है, कोई गलत नहीं किया गया है, इसमें डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त सारे के सारे कथन जो हैं वो सत्य हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त इस अधिनियम की पृष्ठभूमि में अन्य कारण भी सम्मिलित थे जो निम्नलिखित हैं। 1861 में स्थापित विधान परिषदों में जो भी गैर सरकारी सदस्य थे, चाहे वे ना के बराबर ही थे, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। इनमें केवल बड़े जमींदार, ठीक है, अवकाश प्राप्त अधिकारी ही होते थे जो जनता को समझने का दावा जो है नहीं कर सकते थे। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा जो मिलेगी आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में। लॉर्ड लिटन के प्रशासन से जो है सरकार के प्रति भारतीयों में कटुता बढ़ गई और इस प्रशासन पर जो है यह आरोप था कि उसने भारतीयों को और निशक्त जो है बना दिया। एल्बर्ट विल विवाद में भारतीय ब्रिटिश सरकार तथा अंग्रेजी सरकार के मध्य सूती कपड़े पर 5% आयात कर हटाने को लेकर हुए विवाद ने जो है यह साबित कर दिया कि अंग्रेज़ों से जहाँ तक उनके हितों का प्रश्न हो न्याय की आशा जो है वो नहीं करनी चाहिए। इसको 2-3 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। वैसे तो आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की आलोचना करते हुए दादा भाई नौरोजी ने कहा? इनमें से किसी एक की बात हो रही है। पहले देख लेते हैं क्या है आंसर, मतलब ऑप्शन क्या क्या है। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इसके बाद जो आएगा 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और 1919 का भारत शासन अधिनियम। दादा भाई नौरोजी ने आलोचना करते हुए क्या कहा?
इसमें किसी सदस्य का कोई प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा और ना ही वित्त विचार विनिमय में सदन का मत जो है विभाजन करने का और ना ही इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों अथवा इसके अतिरिक्त द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर में ऐसा करने का अधिकार होगा। इस एक्ट के अधीन बनाए गए नियमों को समाप्त करने अथवा इनमें परिवर्तन करने का अधिकार उस सभा को नहीं होगा जो कानून तथा नियम के लिए बुलाई जाएगी। किसकी बात हो रही है ये? कौन से एक्ट की बात हो रही है? 1861 का भारत परिषद अधिनियम या 1892 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम या 1919 का भारत सरकार अधिनियम? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो 1893 के लाहौर अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम की आलोचना करते हुए जो है उपर्युक्त शब्द कहे थे। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में समय और आगे बढ़ेगा और आएगा 1909 का अधिनियम। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम या एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा सही है। देखिए, इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र की व्यवस्था की गई। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत पूछते हैं इसको, ठीक है। तथा मुसलमानों के लिए आनुपातिक संख्या के अनुसार केंद्र एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा में जो है सीटें सुरक्षित कर दी गई। इसके तहत स्त्रियां तथा वे सभी लोग जो 25 वर्ष की आयु से कम हो वोट नहीं कर सकते थे। यानी वोटिंग राइट 1909 के परिषद अधिनियम में कितना? 25 साल मिनिमम। तो बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर, ऐसा ही था। तो उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त ये प्रावधान तो थे ही थे, इसके अलावा क्या था? इस अधिनियम में मुसलमानों की अपेक्षा गैर मुसलमानों के लिए मताधिकार की योग्यता को बढ़ा चढ़ा कर रखा गया और मत देने के लिए संपत्ति की योग्यता जो है बहुत ऊंची रखी गई। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को गवर्नर जनरल की परिषद में प्रवेश पाने का अधिकार प्राप्त हुआ और श्री A.C.P. सिन्हा इस परिषद के जो है पहले भारतीय सदस्य बनाए गए, ठीक है। आरंभ में उदारवादी कांग्रेसी नेताओं ने इस अधिनियम का स्वागत किया, किंतु जल्द ही इसे प्रतिक्रियावादी एवं निराशाजनक बताया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। समय और आगे बढ़ेगा और आएगा 1919 का अधिनियम। 1919 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, बताना कि कौन सा करेक्ट है। इस अधिनियम में पहली बार द्वैध शासन प्रस्तावित किया गया जिसका उद्देश्य भारतीयों को उत्तरदायी प्रशासनिक कला की शिक्षा देना था। केंद्रीय स्तर पर पहली बार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना हुई। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या मोंटफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम में पहली बार द्वैध शासन प्रस्तावित किया गया जिसका उद्देश्य भारतीयों को उत्तरदायी प्रशासनिक कला की शिक्षा देना था। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने घोषणा की कि भारतीय प्रशासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क जो है बढ़ाया जाएगा तथा धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के उद्देश्य से स्वशासन की संस्थाओं का जो है क्रमिक विकास किया जाएगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना हुई तथा पहली बार दोनों ही सदनों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1919 के संदर्भ में ही अगला सवाल है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर भी लागू कर दिया गया और इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र का परिसीमन था। और डी वाला स्टेटमेंट क्या है? इसके द्वारा केंद्र तथा प्रांतीय सरकारों के बीच प्रशासन के विषयों को केंद्रीय तथा प्रांतीय दो वर्गों में विभक्त किया गया। प्रांतीय शासन के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो लागू की गई। क्या कौन सा एक गलत है? ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है। कौन सा गलत है इसमें? पहला वाला ही गलत है क्योंकि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली नहीं थी बल्कि प्रांतों में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई जिसमें सांप्रदायिक आधार पर जो है आरक्षण की व्यवस्था थी। मत देने का अधिकार संपत्ति संबंधी योग्य
पर आधारित था और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। अन्य तीनों के तीनों करेक्ट हैं। अब आ जाइए 10वें प्रश्न पर। द्वैध शासन का जन्मदाता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? मोंटेग्यू या फिर लायोनेल कर्टियस? लिटन है, रिपन है, कौन है? देखिए, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता एक प्रश्न बड़ा पूछते हैं, ठीक है, मेटकॉफ उत्तर है उसका। और लॉर्ड रिपन जो है भारतीय स्वशासन का पिता है। यहाँ द्वैध शासन का जन्मदाता पूछ रहा है। द्वैध शासन का जन्मदाता यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लायोनेल कर्टियस। तो द्वैध प्रशासन का जन्मदाता लायोनेल, ठीक है, लायोनेल कर्टियस को माना जाता है। द्वैध शासन की रूपरेखा पहली बार लायोनेल कर्टियस तथा विलियम ड्यूक ने एक लेख द्वारा प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन सा आरक्षित विषय नहीं था जिसका प्रशासन जो है गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के हाथों में था? राजस्व था, न्याय था, पुलिस था, शिक्षा नहीं था, ठीक है, जिसका प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के हाथों में था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य, कृषि और सहकारी समितियां हस्तांतरित विषय थे जिनका प्रशासन उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों के हाथों में था, ठीक है। और सिंचाई हो गया, समाचार पत्र हो गया, राजस्व हो गया, वित्त हो गया, न्याय हो गई, पुलिस हो गई, आदि विषय जो है वो आरक्षित श्रेणी में रखे गए थे जिनका प्रशासन था गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी के हाथों में, ठीक है। ये क्या लिखा है? चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। साइमन कमीशन आएगी अब 1927 की रिपोर्ट। तो पहला स्टेटमेंट है, कमीशन ने द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतों को स्वायत्तता सौंपने की सिफारिश की और इसने प्रांतीय विधानमंडलों के विस्तार और मुसलमानों को विशेष प्रतिनिधित्व देने का भी प्रस्ताव रखा। साइमन कमीशन रिपोर्ट के संदर्भ में ये दोनों की दोनों बातें जो हैं सत्य हैं। सी है इसका आंसर। तो उक्त सिफारिशों के अतिरिक्त जो है साइमन कमीशन ने केंद्र में भारतीयों को कोई उत्तरदायित्व नहीं देने, बर्मा को भारत से तथा सिंध को बम्बई से अलग करने, उड़ीसा को अलग प्रांत बनाने और सेना का भारतीयकरण करने और क्या क्या भारतीय विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए काउंसिल बनाने की सिफारिश की। समय और आगे बढ़ेगा और आएगी 1928 की नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट के सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है इनमें सही है। पहली सिफारिश है कि इसमें कहा गया कि भारत को पूर्ण स्वराज्य मिले और केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली हो तथा कार्यकारिणी पूरी तरह से जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। यह नेहरू रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल इसमें बने हैं। नेहरू रिपोर्ट जो है भारत को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रही थी, वो डोमिनियन स्टेटस देना चाह रही थी, ठीक है, औपनिवेशिक स्वराज्य। तो पहला तो गलत है, इसमें पूर्ण स्वराज्य का लिखा है। क्या हम पहले स्टेटमेंट से एलिमिनेट कर पाएंगे? जहाँ जहाँ एक है कट जाएगा क्या उससे? बिल्कुल पूरा एलिमिनेट हो जाएगा अपना और इसका आंसर जो है समय बचाते हुए हम 2 और 3, ठीक है, दूसरे तीसरे ऑप्शन में जो है जो भी होगा वो करेक्ट होगा। तो पहला गलत है क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिले, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसका विरोध किया था कि नहीं, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज्य। केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली कायम हो, कार्यकारिणी जो है पूर्ण रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहे जबकि सिर्फ विदेशी मामले व सुरक्षा जो है ब्रिटिश नियंत्रण में हो, ये था इसमें। इसके अतिरिक्त जो है नेहरू रिपोर्ट की ये सिफारिशें थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है आपको। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। समय और आगे बढ़ेगा और आएगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई तथा प्रांतों में दोहरे शासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। और दूसरा, इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और इसके अंतर्गत बम्बई, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। देखिए, इन सब में द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना नहीं की गई थी। यहाँ तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा, यानी थर्ड को अपने को एलिमिनेट कर देना है, केवल 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो कथन 3 सही नहीं है क्योंकि 1935 के अधिनियम द्वारा बम्बई, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत एवं बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था
की स्थापना की गई थी, जबकि पंजाब और आंध्र प्रदेश में यह व्यवस्था नहीं की गई थी। तो दोनों के दोनों सही कैसे हो गए? ठीक है, हाँ, अन्य दोनों सही हैं, ठीक है, ये सही है, तीसरा वाला गलत है। इस अधिनियम द्वारा इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि अब भारत सचिव कुछ परामर्शदाताओं के परामर्श पर कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी अधिनियम कहा? इसी को कहा था 1935 के अधिनियम को। तो देखिए, कांग्रेस ने जो है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कटु आलोचना की। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी और कहा कि यह समस्त देश पर और सर्वसम्मत इच्छा के विरुद्ध लाद दिया जाएगा और इसके अतिरिक्त इसे अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा दी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी 1935 के अधिनियम को कुछ कहा था, कुछ जनतंत्रवादी परंतु अंदर से पूर्णतः खोखला इसको कहा था। बंगाल के मुख्यमंत्री फजलुल हक ने क्या कहा था इसको? ना तो यह हिंदू राज्य है और ना ही यह मुस्लिम राज्य है। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको क्या कहा था? पूरी तरह से सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बताया था इसको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर, समय और आगे बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन 1935 के अधिनियम से ही एक और सवाल है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में तीन स्टेटमेंट और हैं, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, पढ़िए इनको। चलिए पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसके तहत भारतीय परिषद समाप्त कर दी गई तथा भारत सचिव की सहायता के लिए कुछ सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति की गई। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया और वायसराय को मंत्रिपरिषद नियुक्त करने, भंग करने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है दिया गया। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, तीनों की तीनों बातें सत्य हैं और डी है इसका आंसर, 1 2 3। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत परिषद समाप्त कर दी गई। भारत सचिव की सहायता के लिए 3 से 6 सदस्यों की एक परामर्शदात्री समिति की नियुक्ति कर दी गई और इंडिया ऑफिस का खर्च जो है अंग्रेजी राजकोष से देने का निर्णय लिया गया। और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, अर्थात कुछ केंद्रीय विभाग कार्यकारी परिषदों द्वारा प्रशासित, जबकि हस्तांतरित विभाग जो है मंत्रियों द्वारा प्रशासित जो है किया जाना था। ठीक है। आरक्षित विषयों के अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामले और जनजाति मामले, और हस्तांतरित विषय में हो गए शेष सभी मामले। और वायसराय की नियुक्ति इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का सम्राट जो है राष्ट्रपति की सलाह से करता था और उसके पास विशेष आरक्षित विस्तृत कार्यकारी शक्तियां थी और इसे मंत्री परिषद नियुक्त करने, भंग करने तथा अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। 1940 का समय आएगा और आएगा अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, बताने कि में से कौन सा सही है। देखिए, अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारिणी के विस्तार तथा युद्ध परामर्शदात्री परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा गया और इसमें कहा गया कि भारत के संविधान निर्माण का अधिकार भारतीयों को है और इसमें भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने का भी संकल्प जो है लिया गया। अच्छा, डोमिनियन स्टेटस की बात कौन कौन कर रहा था? 1928 की नेहरू रिपोर्ट कर रही थी, 1940 का अगस्त प्रस्ताव कर रहा था और जो है क्रिप्स मिशन भी डोमिनियन स्टेटस देने की मांग कर रहा था 1942 का। और ये सारे के सारे जो है अस्वीकृत किए गए थे। फिलहाल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, यहाँ पर डी है इसका आंसर। तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। क्रिप्स मिशन आएगा अब 1942 का, ठीक है। बताना कि इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट है। 4 स्टेटमेंट है। तो पहला कथन है, युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों को संविधान सभा बनाने की अनुमति प्रदान की जाएगी और इस संविधान सभा में भारतीय रियासतों को भी सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा। संविधान बनाने वाली सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाएगा और ब्रिटिश प्रांतों में संविधान की स्वीकृति के संबंध में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। देखिए, यहाँ पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, चौथा करेक्ट है, सी वाला गलत है क्योंकि अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होना था, ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं। तो विकल्प सी जो है गलत है क्योंकि क्रिप्स मिशन 1942 में कहा गया कि
संविधान बनाने वाली सभा का चुनाव जो है विधानसभाओं के निम्न सदन द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाएगा, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। और बाकी युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संविधान निर्माण पर बल देते हुए संविधान सभा के जो है निर्माण की अनुमति प्रदान की गई। और यह भी कहा गया कि ब्रिटिश भारत के किसी भी प्रांत को या तो देशी रियासत को भारतीय संघ से अलग यानी डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करने का अधिकार होगा। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के बारे में कहा था कि ये उत्तर तिथिक चेक है, मतलब पोस्ट डेटेड चेक है। बहुत सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के लिए की थी? तो क्रिप्स मिशन के लिए, क्रिप्स मिशन 1942 के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? राजगोपालाचारी फॉर्मूला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें मुस्लिम लीग से अपील की गई कि वह भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे और अंतरिम सरकार में कांग्रेस के साथ जो है सहयोग करे। और युद्ध के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित होगा कि वे भारत में रहना चाहते हैं या उससे अलग होना चाहते हैं। देखिए, दोनों कथन सही हैं। ये राजगोपालाचारी फॉर्मूले के संदर्भ में सी है इसका आंसर। तो सी राजगोपालाचारी ने कांग्रेस लीग की सहायता की भावना से एक फॉर्मूला तैयार किया जिसे गांधी जी ने समर्थन दिया। और इस फॉर्मूले की जो है प्रमुख बातें निम्नलिखित थीं। कौन कौन सी? मुस्लिम लीग भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे तथा अंतरिम सरकार में कांग्रेस के साथ सहयोग करे। और युद्ध समाप्ति के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी प्रदेशों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह द्वारा यह निश्चित करना था कि भारत में वे रहना चाहते हैं या अलग होना चाहते हैं। भारत के विभाजन की स्थिति में प्रतिरक्षा, व्यापार, संचार व्यवस्था एवं जनसंख्या का आदान प्रदान एक समझौते के द्वारा किया जाएगा। और जिन्ना ने जो है इस फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया, ठीक है, सी राजगोपालाचारी फॉर्मूले को। और उनके अनुसार, जिन्ना के अनुसार, इस योजना द्वारा मुसलमानों को एक अपूर्ण, अंगहीन और दीमक लगा हुआ पाकिस्तान मिलना था जो उन्हें स्वीकार नहीं था। अब समय और आगे बढ़ेगा और आएगी बेबल योजना 1945 की, ठीक है। फिर कैबिनेट मिशन योजना आएगी 1946 की। तो बेबल योजना है 1945 में प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताने कि इनमें से कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि इसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया, जिसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापति के अतिरिक्त सभी सदस्य भारतीय होंगे। और इस योजना के अंतर्गत कार्यकारी परिषद में सवर्ण हिंदू तथा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी संख्या के अनुपात में सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, यहाँ दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर नहीं था बल्कि समान था। तो जहाँ जहाँ दो है उसको हटा दीजिए, केवल एक इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो बेबल योजना 1945 में यह प्रस्ताव रखा गया कि कार्यकारी परिषद में सवर्ण हिंदू और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। तो दूसरा वाला गलत है। और उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त यह भी कहा गया कि गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णयों को बदलने का अधिकार होगा, परंतु वह इस शक्ति का जो है अकारण प्रयोग नहीं करेगा। और कार्यकारी परिषद के गठन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अनुसूचित जाति के नेताओं ने पृथक नामांकन करने का अधिकार मांगा, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों की सूची तैयार करने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम लीग को देने की बात कही। अंततः यह प्रस्ताव असफल हो गया, ठीक है। तो बेबल योजना असफल हो गई, नेहरू रिपोर्ट असफल हो गई, क्रिप्स मिशन असफल हो गया, अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है ये, इसके आगे इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो। जो PDF नहीं चाहते हैं, PDF पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगा, तो नोट्स आप बना सकते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। धन्यवाद।